हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब नए राष्ट्र जब बन रहा था तो भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? एक राष्ट्र क्या केवल लोगों का समूह है? एक राष्ट्र में केवल लोगों का समूह सम्मिलित नहीं होता, बल्कि लोगों में कैसे आपसी भाईचारा है, कैसा उनमें मेल मिलाप है, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। अब जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, तो भारत के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौतियां क्या थी? कि भारत के समक्ष सबसे बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई, वो थी विभाजन की। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज मैं आपको बता देता हूँ कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, जो था भाग्य बधू से चिर प्रतिष्ठित। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ कि भारत का जब विभाजन हुआ तो उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। तो उसके समक्ष तीन मुख्य चुनौतियां थी। एक थी एकता के सूत्र में बंधे भारत का निर्माण करना। अब ये एक मुख्य चुनौती है कि भारत, जहां पे इतनी बड़ी संख्या में विविधता पाई जाती है, जहां पे सांस्कृतिक, धार्मिक, बहुसंख्यक, यानी कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, और जिनका खान पान, रहन सहन, पहनावा सभी भिन्न है, तो उस देश में कैसे एकता स्थापित की जाए, ये एक प्रमुख चुनौती थी। अब भारत का निर्माण करना है तो हमें कल्चर रूप से भी देखना है कि भारत का सांस्कृतिक जो एक रूपता स्थापित करनी है तो उसे कैसे स्थापित किया जाए। भारत में जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जिनका विभिन्न रिलीजन है, उनमें कैसे एक मतता स्थापित की जाए। और भारत के समग्र अब जो दूसरी चुनौतियां थी, वो थी लोकतंत्र को कायम करना। एक लोकतंत्र क्या होता है? एक लोकतंत्र होता है जिसमें लोगों का शासन हो। भारत ने हमेशा से ही, प्रारंभ में जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उसने माना था कि भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाएगा, जिसमें संसद में उसके अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि बैठेंगे और वो जनता की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो इसलिए भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया, जिसमें मतदान का अधिकार लोगों को प्रदान कर दिया गया था। प्रारंभ से ही भारत में महिलाओं को भी मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था, जो कई ब्रिटिश या दूसरे पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या था। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या था कि भारत के जो प्रत्याशी थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते थे और संसद में बैठते थे, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि तीसरी चुनौती क्या थी। भारत के समक्ष तीसरी चुनौती थी समावेशी विकास की। समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है कि जिसमें विकास में सभी वर्गों, सभी समूहों और सभी अल्पसंख्यक समुदायों का समावेश हो। यानी कि केवल एक ऐसा विकास नहीं जो समाज के एक बड़े तबके को यानी कि फायदा पहुंचाए, यानी कि बल्कि एक ऐसा विकास जिसमें समाज के निचले तबकों, समाज के दबे कुचले तबके को भी उसका पूर्ण लाभ मिले। जैसे ST ST समुदाय, इन्हें समाज में हमेशा से पिछड़ा माना गया है, इसलिए इनको ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए उसे क्या कहेंगे? समावेशी विकास। तो भारत ने क्या किया कि DPSP आर्टिकल 36 से 51 में इनके बारे में वर्णन किया गया है कि समाज में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेष रूप से संविधान में समावेश किया। अब दूसरा था अल्पसंख्यक समुदाय का। भारत में एक बड़े आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, जैसे सिख अल्पसंख्यक हो गया, ईसाई अल्पसंख्यक हो गया और मुस्लिम भी अल्पसंख्यक। यानी कि इन तबकों के विकास को ध्यान में रखकर जो भी नीतियां और कार्य नीतियां बनाई जा रही थी, उसी को क्या कहेंगे? समावेशी विकास। अब भारत की इन चुनौतियों का, अब अगली चुनौती थी विभाजन की। विभाजन विभाजन कब हुआ भारत का? 15 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त को जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत में बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन हुआ। भारत में जो थे वो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आए। और इनको पुनर्वास किस प्रकार से मिला, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। दो राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि भारत एक कौम का देश नहीं है, बल्कि दो कौम का है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न समुदाय, यानी कि भिन्न 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 यानी कि अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। इनके यानी कि इनकी अलग अलग जरूरतें हैं, इसलिए एक राष्ट्र में इनकी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जरूरी है कि अलग अलग राष्ट्र में विभाजित कर दिया जाए। एक राष्ट्र बना दिया गया पाकिस्तान और एक राष्ट्र बना दिया गया भारत। अब चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से इनका विभाजन कर दिया गया। और हिंदू और मुसलमान दो कौम के दोस्त, मैंने बता दिया तुम्हें, दो कौम के देश बताया गया था। और मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके खिलाफ थे। द्विराष्ट्र के सिद्धांत के हमेशा से खान अब्दुल खान गफ्फार खान,
यानी कि जिन्हें सीमांतवादी कहा जाता है, वो इसके खिलाफ थे प्रारंभ से। वो उनका मानना था कि ये गलत सिद्धांत है। अब विभाजन की प्रक्रिया क्या थी? विभाजन की एक बड़ी ही त्रासदी भरी प्रक्रिया थी। जितना हमने सोचा था उससे भी बड़ी भयावह स्थिति इस विभाजन ने उत्पन्न की। आगे हम फ्रेंड से पढ़ेंगे कि कैसे विभाजन ने एक देश के बड़े लोगों को उत्पीड़ित किया। ये विभाजन काफी दर्दनाक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे एक अल्पसंख्यक समुदाय एक शरणार्थी समुदाय बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक बहुसंख्या। विभाजन का आधार हमने धार्मिक बहुसंख्या को बनाया, यानी कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो क्षेत्र मुसलमानों को दे दी जाएंगे, और जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक हैं वो क्षेत्र हिंदुओं को दे दी जाएंगे। पर दिक्कत इसमें यह आ गई कि कोई भी ऐसा क्षेत्र हमें मिला ही नहीं जिनमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों बहुसंख्यक में और पूरे देश को विभाजित कर दिया जाए। अब इसकी ये समस्या पर दो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक थी, पर उनमें भी कोई कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे हिंदू रहते थे, हिंदू आबादी थी। अब ये दो क्षेत्र थे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जिसे अब करंटली पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मुस्लिम बहुसंख्यक किसमें थी? पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि विभाजन की प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब क्या मुस्लिम हर इलाका पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। अब ये भी हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय का हर इलाका पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हो, तो इसमें अब ये समस्या उत्पन्न हो गई थी कि इस विशेष समुदाय के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जाए। क्या इन्हें जबरदस्ती जबरन तरीके से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाए, या उन्हें अपने ही देश में रखकर एक समत्वपूर्ण एक सामंजस्यपूर्ण देश की नीति के तहत यानी कि एक मिसाल प्रदर्शित की जाए। अब हम आगे पढ़ने वाले फ्रेंड्स कि पंजाब एंड बंगाल कई इलाके गैर मुस्लिम विभाजन, जिसमें जिले और प्रशासनिक हलके को आधार बनाया गया था। पंजाब और बंगाल में कई इलाके ऐसे थे जहां पर गैर मुस्लिम आबादी रहती थी, तो इसमें एक नीति अपनाई गई कि विभाजन का आधार जिले को बनाया जाएगा और प्रशासनिक हलके को यहाँ विभाजन का आधार बनाया जाएगा। अब इसके बाद इनके आधार पर यहाँ पे विभाजन कर दिया गया, पर अब भी विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को ही रखा गया, यानी कि जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है वो मुस्लिमों के क्षेत्र में, जहां हिंदू बहुसंख्यक है वो हिंदुओं के क्षेत्र में। अब दिल्ली में भी एक ऐसा ही क्षेत्र था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र पूरा हिंदू बहुसंख्यक भी था और वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक भी रहते थे। तो इसमें भी ये चुनौती उत्पन्न हुई थी कि इसका कैसे विभाजन किया जाए। क्या वहां भी बंटवारे का आधार यही माना जाए कि हिंदुओं को वो क्षेत्र दे दिया जाए, मुस्लिमों को कुछ नीति अपनाई जाए। तो वहां भी सरकार ने यही नीति अपनाई कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया। अब तीसरी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। अब जो क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहां हिंदू और सिख आबादी अल्पसंख्यक में थी, और जो क्षेत्र हिंदू बहुसंख्यक थे वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक में थे। तो अब ये चुनौती उत्पन्न हो गई कि इन क्षेत्रों की नीतियां कैसे हों, इन क्षेत्रों में विभाजन का क्या आधार हो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई। तो अल्पसंख्यक समस्या का निदान स्वतः ही कर लिया गया, अल्पसंख्यक समुदाय को भी यानी कि इसमें शामिल कर लिया गया। अब जो अगला थी विभाजन के परिणाम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में कभी कभी कि विभाजन के परिणाम बताइए क्या क्या थे। अब फ्रेंड जो स्थानांतरण हुआ था वो आकस्मिक था, यानी कि किसी को ये नहीं पता था कि आज विभाजन होने वाला है। लोग अपने ही घर में पराये हो गए थे, उन्हें पुलिस द्वारा उनके साथ बेरहमी का बर्ताव किया जा रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज वह जहाँ रह रहे हैं कल वह वहां रहेंगे, इसलिए उन्हें तुरंत ही आकस्मिक रूप से अनियोजित यानी कि जिसकी कोई योजना ही नहीं बनाई गई थी, इतनी त्रासदी भरा विभाजन हुआ जिसमें अचानक से लोगों का क्या हुआ, प्रवास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े पैमाने पर लोग गए। अब जो तो त्रासदीपूर्ण विदाई सांप्रदायिक दंगे, अब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक थे उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण किया, और जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक थे उन क्षेत्रों में हिंदुओं का थोड़ा कुछ शोषण किया गया। तो सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर बढ़ के इसका मुख्य केंद्र रहे थे लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, त्रासदी हुई थी, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे किए गए थे जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अब क्या हुआ, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, शरणार्थी शिविर यानी कि बड़े बड़े शरणार्थी शिविर बनाए गए, पर वो भी कम पड़ते जा रहे थे। यूनाइटेड नेशन की नीति के तहत यानी कि हमेशा शरणार्थी शिविर बनाए जाते हैं, पर ये इतने बड़े पैमाने पर विभाजन हुआ कि इनमें भी कमी पड़ गई थी, जिसके कारण लोगों को कई बार फुटपाथ पे बिताना पड़ता था अपना समय, और कई बार उन्हें जगह भी नहीं मिलती थी। अगला था धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन में क्या था कि लोगों को
जबरदस्ती दूसरे धर्म में स्थानांतरित यानी कि परावर्तित कराने का प्रयास किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, कई महिलाओं को घर में मार दिया जाता था कुल की इज्जत बचाने के लिए भी। इसलिए ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। अब क्या था, संपदा का भी बंटवारा हुआ, देनदारी का बंटवारा हुआ, परिसंपत्ति का बंटवारा हुआ, टेबल कुर्सी इन सब का बंटवारा हुआ, और सरकारी कर्मचारी इनका भी बांट दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 80 लाख लोगों का भारत से गमन हुआ। 80 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत से पाकिस्तान में गमन किया, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ भी आए। 5 से 10 लाख लोगों ने यानी कि जान गंवाई। 5 से 10 लाख लोग लगभग इस त्रासदी में मारे गए, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों में। यानी कि न केवल यही सिद्ध कर दिया कि भारत जो इतना बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, वो लोगों की नीतियों को, लोगों की समस्याओं को कैसा निदान कर रहा है, ये भी बता दिया आराम से। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।